नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 होगा निरस्त। राज्य कैबिनेट ने दी असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी। असम में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किया गया 89 साल पुराने कानून को रद्द। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर टर्म चर्चा में। 197 कम्युनिकेशंस ने पेटीएम ऐप की टीपीएपी बनने का किया आवेदन। और ओडिशा के तट पर हुई ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की मौत। सबसे छोटे समुद्री कछुए होते हैं ऑलिव रिडले। मौत की वजह है अनियंत्रित मछली पकड़ना। आइए शुरू करें। हाल ही में असम राज्य मंत्रिमंडल ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही कैबिनेट ने असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है, जो 89 साल पुराने कानून को निरस्त कर देगा। आइए समझते हैं कि असम राज्य सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और किस राजनीतिक माहौल में यह कदम उठाया गया। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि यह अधिनियम किस लिए है। दरअसल 1935 का यह अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है। 2010 में इस अधिनियम में एक संशोधन किया गया था। संशोधन में मूल अधिनियम में स्वैच्छिक शब्द को बदलकर अनिवार्य कर दिया गया। इससे असम राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य हो गया था। सबसे खास बात यह है कि यह अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप बनाया गया है। तो फिर कानून रद्द करने के पीछे असम सरकार का तर्क क्या है? देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस फैसले को असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम में ऐसे भी विवाहों का पंजीकरण कराया जा सकता था जिसमें दुल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी 18 और 21 साल तक न पहुंचे हों। यानी लड़का और लड़की की उम्र शादी के लायक नहीं हुई, फिर भी इस एक्ट के जरिए शादी कानूनी रूप से लीगल हो सकती थी। राज्य की कैबिनेट बैठक में इसे तत्कालीन प्रांत के लिए अंग्रेजों का अप्रचलित स्वतंत्रता पूर्व अधिनियम कहा गया। आपको बता दें कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून की वैधता की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी। इसमें कहा गया कि यह अधिनियम राज्य में निकाह और तलाक को नियंत्रित करता है। निकाह और तलाक के लिए जो प्राधिकारी होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो सरकार द्वारा पंजीकृत काजी होता है। लेकिन समिति ने दावा किया है कि कई काजी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और अक्सर नाबालिगों की शादी और बिना आधार के तलाक को सक्षम बनाते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि अधिनियम के निरस्त होने के बाद मुसलमानों को विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह पंजीकृत करना होगा। अब सवाल यह भी है कि राज्य सरकार ने इस फैसले को बाल विवाह पर कार्रवाई से क्यों जोड़ा है। देखिए, पिछले साल असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ एक अभूतपूर्व दंडात्मक कार्रवाई शुरू की। इसमें 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनमें से अधिकांश पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था। आपको बता दें कि सरकार ने 2026 तक बाल विवाह का उन्मूलन करने का संकल्प भी लिया है और इस ब्रिटिश कालीन अधिनियम में एक लूपहोल था जिसमें असम में बाल विवाह की अनुमति मिल जाती है। इसलिए राज्य सरकार ने बाल विवाह पर कार्रवाई के चलते इस अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि विरोध करने वाले कह रहे हैं कि अगर सरकार बाल विवाह को रोकने के बारे में वाकई गंभीर है तो वो अधिनियम में लूपहोल वाले हिस्से में संशोधन कर सकती थी और ये बता सकती थी कि केवल कानूनी रूप से विवाह योग्य आयु वाले दूल्हे और दुल्हन के विवाह को ही पंजीकृत किया जा सकता है। अब अधिनियम के निरस्त होने से केवल अपंजीकृत विवाह के अधिक होने की संभावना बन जाती है। आपको बता दें कि यह निर्णय बीजेपी शासित उत्तराखंड के यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के एक पखवाड़े बाद आया है। कई टर्म्स ऐसी होती हैं जो कई बार एग्जाम में सीधे पूछ ली जाती हैं और एग्जाम में अगर नहीं भी पूछी जाती हैं तो हमें उन टर्म्स के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे आजकल टीपैप टीपीएपी टर्म चर्चा में बनी हुई है। टीपैप का मतलब है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। चलिए समझते हैं इस टर्म का मतलब क्या है और ये चर्चा में आखिर क्यों बनी हुई है। इसे समझने के लिए थोड़ी सी बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी। देखिए, आप में से बहुत से लोग पेटीएम यूज करते होंगे, लेकिन आपको पता ही होगा कि पिछले काफी समय से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नॉन कंप्लायंसेस की शिकायतें लगातार आरबीआई को मिल रही थी। क्या थी ये शिकायतें?
दरअसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास लाखों ऐसे अकाउंट थे जिनका केवाईसी नहीं हुआ था। वहीं कई ऐसे भी मामले थे जिनमें कई अकाउंट खोलने के लिए एक ही पैन नंबर का इस्तेमाल किया गया था। और ऐसी भी बातें सामने आ रही थीं जहां पर कुछ अकाउंट्स में लेन देन करोड़ों रुपए का हुआ था, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताएं भी सामने आई थी। एक विश्लेषक के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास करीब 35 करोड़ ई वॉलेट है। इनमें से लगभग 31 करोड़ इनएक्टिव है, जबकि केवल लगभग 4 करोड़ ही बिना किसी शेष राशि या बहुत कम बैलेंस के साथ एक्टिव है। इस तरह असामान्य रूप से बड़ी संख्या में इनएक्टिव खातों का उपयोग फर्जी खातों में लेन देन के लिए किए जाने की आशंकाएं थीं। इस प्रकार की बहुत सारी अनियमितताएं थीं, जिसके कारण आरबीआई को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ गए। और फिर पिछले महीने आरबीआई ने इन अनियमितताओं के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी कार्ड में जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया था। बाद में समय सीमा 15 दिन और बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई थी, यानी 15 मार्च के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएगा। लेकिन आरबीआई नहीं चाहता कि ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी उठानी पड़े, इसलिए हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा संचालित @पेटीएम हैंडल का उपयोग करके यूपीआई ग्राहकों द्वारा निर्बाध डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदमों की घोषणा की थी। अब सवाल ये है कि ये ग्राहक पेटीएम ऐप का यूज कैसे कर पाएंगे। यानी एक तरफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सस्पेंशन है और दूसरी तरफ पेटीएम ऐप से यूपीआई ट्रांजैक्शन भी चलता रहे, ये कैसे होगा। देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि 197 कम्युनिकेशंस कंपनी पेटीएम को ओन करती है। अब हुआ ये कि 197 कम्युनिकेशंस चाहती है कि ये पेटीएम एप्लीकेशन की टीपीएपी बन जाए, टीपैप बन जाए, यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बन जाए। इस पर आरबीआई ने नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई से 197 कम्युनिकेशंस के अनुरोध की जांच करने के लिए कहा है। अब सवाल आता है कि टीपैप क्या है, 197 कम्युनिकेशन टीपैप क्यों बनाना चाहता है, इससे पहले पेटीएम ऐप का टीपैप कौन था और भारत में और कितने सारे टीपैप हैं। आसान भाषा में बताएं तो अगर कोई कंपनी इंडिया में यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है तो टीपैप अप्रूवल लेना पड़ता है। टीपैप ग्राहकों को यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस की सुविधा के लिए यूपीआई अनुरूप ऐप प्रदान करता है। ये एप्लीकेशन मोबाइल वॉलेट, मर्चेंट ऐप या कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं। आप ये भी जानिए कि एनपीसीआई भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म का मालिक है और इसका संचालन करता है। देखिए, वर्तमान में पेटीएम ऐप पर सभी यूपीआई लेन देन 197 कम्युनिकेशंस की सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से किए जा रहे हैं। यानी पेटीएम ऐप का टीपैप फिलहाल पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। अब जैसा पहले ही भी बताया कि आरबीआई ने पीपीबीएल को 15 मार्च 2024 तक अपना परिचालन बंद करने के लिए कहा है। तो 15 मार्च 2024 के पहले अगर 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम ऐप का टीपैप बन जाता है तो पेटीएम के करोड़ों ग्राहक यूपीआई सर्विसेज को यूज करना जारी रख सकते हैं। अब ये भी जानते हैं कि भारत में कितने टीपीएपी हैं। वर्तमान में 22 एनपीसीआई अप्रूव्ड थर्ड पार्टी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऐप हैं, यूपीआई ऐप हैं, जिनका उपयोग यूपीआई आईडी का उपयोग करके अन्य यूपीआई यूजर्स से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इनमें अमेजॉन पे है, गूगल पे है, ग्रो है, जुपिटर मनी, मोबीक्विक, फोन पे, सैमसंग पे, टाटा न्यू और व्हाट्सएप आदि शामिल। चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में ओडिशा के तट पर बड़ी संख्या में ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। आइए समझते हैं इस खबर के जरिए कि ऑलिव रिडले कछुए क्या होते हैं और ओडिशा के तट पर बड़ी संख्या में इन कछुओं की मौत क्यों हो रही है। देखिए, ऑलिव रिडले कछुए दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे होते हैं और इनकी संख्या भी सर्वाधिक है। ये कछुए मांसाहारी होते हैं। इनके पेट के पास का रंग ऑलिव रंग का होता है, इसलिए इन्हें ऑलिव रिडले कहा जाता है। ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं। इन कछुओं की सबसे खास विशेषता है इनकी सामूहिक घोंसला बनाने से रिलेटेड। ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं का सामूहिक घोंसला बनाना एक वार्षिक घटना होती है जिसे
अरिबाडा कहा जाता है। यह अंतिम फरवरी या शुरुआती मार्च के आसपास ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य में सामूहिक अंडे देने के लिए आते हैं। अरिबाडा इस सामूहिक अंडे देने की घटना के लिए स्पेनिश वर्ड है। अरिबाडा लगभग 1 सप्ताह तक जारी रहता है और लगभग 45 दिनों में इन कछुओं के अंडे फूटने लगते हैं और इस अवधि के बाद छोटे बच्चे बाहर आते हैं और समुद्र में चले जाते हैं। आपको बता दें, गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य दुनिया में समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा आश्रय है और सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। ओडिशा सरकार ने इन लुप्त प्राय कछुओं की रक्षा के लिए 1997 में धामरा मुहाने से हुकिटोला द्वीप तक 1435 स्क्वायर किलोमीटर में फैले गहिरमाथा में किश्ती को अभयारण्य घोषित किया था। इन कछुओं की सुरक्षा स्थिति की बात करें तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में, IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी सुभेद्य की कैटेगरी में और साइट्स की परिशिष्ट 1 में आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद साल 2000 के बाद से ओडिशा तट पर लगभग 2 लाख कछुए मृत पाए गए हैं। आपको बता दें, ओडिशा उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में 800 ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की मौत के संबंध में द्वीपों पर किए जा रहे संरक्षण कार्यों को देखने के लिए 2021 में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। समिति को गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य का दौरा करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। पैनल के विशेषज्ञों ने अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट में घोंसले के शिकार स्थलों के पास गतिविधियों और मछली पकड़ने पर कड़े प्रतिबंध लगाने, घोंसले के शिकार स्थलों की पहचान करने के लिए स्ट्रिंगर बाड़ लगाने और सर्वेक्षण करने की सिफारिश की थी। आज वीडी सावरकर की पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए उनके अटूट समर्पण को हमेशा याद रखेगा। चलिए जानते हैं हिंदुत्व आइकॉन कहे जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास भागुर गांव में मराठी हिंदू चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपको बता दें कि 1903 में नासिक में सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने एक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना की थी। यही संगठन 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी बन गया था। अभिनव भारत का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और हिंदू गौरव को पुनर्जीवित करना था। सावरकर उस जमाने के उग्र राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक से बहुत प्रभावित थे। तिलक भी युवा छात्र सावरकर के कार्यों से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने सावरकर को लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए 1906 में शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त करने में मदद भी की थी। इस प्रकार सावरकर लंदन पहुंच गए। लंदन में भी सावरकर की देशभक्ति की आग नहीं बुझ पाई। लंदन में सावरकर इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़ गए। उन्होंने क्रांतिकारी तरीकों से पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने वाली किताबें भी प्रकाशित की। इन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के बारे में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से एक किताब प्रकाशित की थी। इसका इतना प्रभाव था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही सावरकर इतालवी राष्ट्रवादी नेता ग्यूसेप मैज़िनी के जीवन और सोच से प्रभावित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर ने मैज़िनी की जीवनी का मराठी में अनुवाद किया था। सावरकर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। इसके साथ ही सावरकर इतालवी राष्ट्रवादी नेता जुसेपे मज़ीनी के जीवन और सोच से भी बहुत प्रभावित थे। लंदन में रहने के दौरान सावरकर ने मज़ीनी की जीवनी का मराठी में अनुवाद किया था। सावरकर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। मदन लाल ढींगरा भी सावरकर से प्रभावित थे। राष्ट्रवादी सोच के कारण 1909 में ढींगरा ने एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी कर्जन वायली की हत्या कर दी। ब्रिटिश सरकार ने आरोप लगाया कि ढींगरा ने जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था वो बंदूक सावरकर द्वारा मदन लाल ढींगरा को दी गई थी। कर्जन वायली की हत्या के तुरंत बाद सावरकर पहली बार लंदन में मोहनदास गांधी से मिले थे। अपने प्रवास के दौरान गांधी जी ने लंदन में सावरकर और अन्य राष्ट्रवादियों से आतंकवाद और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से औपनिवेशिक राज्य से लड़ने की बात को बेकार बताया था। इसी समय भारत में इनके भाई गणेश सावरकर ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया था और उन्हें अंडमान द्वीप पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लगभग उसी समय विनायक सावरकर पर भी विभिन्न अधिकारियों की हत्याएं आयोजित करके भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश में भाग लेने का आरोप लगाया गया था। गिरफ्तारी से बचने की उम्मीद में सावरकर पेरिस में बीकाजी कामा के घर चले गए, लेकिन फिर बाद में ये लंदन लौट आए। 13 मार्च 1910 को उन्हें हथियारों की खरीद और वितरण, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देशद्रोही भाषण देने सहित कई आरोपों में लंदन में ही गिरफ्तार किया गया था।
अपनी गिरफ्तारी के समय उनके पास कई क्रांतिकारी ग्रंथ थे, जिनमें उनकी अपनी प्रतिबंधित पुस्तकों की प्रतियां भी शामिल थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के पास सबूत थे कि उन्होंने भारत में 20 ब्राउनिंग हैंडगन की तस्करी की थी। इनमें से एक हैंडगन का इस्तेमाल अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने दिसंबर 1909 में नासिक जिले के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या के लिए किया था। फिर बाद में बंबई पहुंचकर सावरकर को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल ले जाया गया। स्थानीय अदालत में मुकदमा 1910 में शुरू किया गया। सावरकर पर नासिक कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या के लिए उकसाना और सम्राट के खिलाफ साजिश रचने का आरोप तय हुआ। सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 साल की कैद की सजा सुनाई गई और 4 जुलाई 1911 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में उन्हें भेज दिया गया। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें एक राजनीतिक कैदी माना था। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। यह देश में ग्लोबल स्तर पर आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट्स होगा, जिसमें 100 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम 5F विजन पर आधारित है, अर्थात इस कार्यक्रम में फाइबर, फैब्रिक और फैशन के जरिए फार्म यानी खेती से लेकर फॉरेन यानी विदेश पर समग्र रूप से अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह कपड़ों से जुड़े पूरे वैल्यू चेन को कवर करता है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। यह सम्मेलन 29 फरवरी तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन करने और विश्व व्यापार संगठन के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए विश्व के वाणिज्य मंत्रियों को एक साथ लाता है। इस सम्मेलन में 2 चीजें चर्चा में रहीं, एक G33 ग्रुप और दूसरा आयात वृद्धि या अचानक मूल्य गिरावट से विशेष सुरक्षा तंत्र यानी SSM। दरअसल G33 ग्रुप कृषि व्यापार वार्ता में विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। यह करीब 47 विकासशील और अल्प विकसित देशों का समूह है। भारत भी इसका सदस्य है। भारतीय सेना और जापान की डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ। इस युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से शुरू हुआ और यह 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन वैकल्पिक रूप से भारत और जापान द्वारा किया जाता है तथा जापान के साथ आयोजित होने वाले अन्य युद्धाभ्यास जिमेक्स और शिन्यू मैत्री हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने आज ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा होने के साथ ही देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु बन गया है। इसके दोनों ओर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण के चित्रों से सजाया गया एक फुटपाथ है तथा इस सेतु के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। आपको बता दें, बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास स्थित एक द्वीप है जो द्वारका शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यहीं भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का अनावरण किया। यह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित है। इस परियोजना की स्थापित क्षमता 152.325 मेगावाट प्रति घंटा है। यह परियोजना सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए बैटरी भंडारण का उपयोग करती है और बाद में राज्य में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए शाम के समय पीक आवर्स में इसका उपयोग किया जाएगा। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, जेमेक्स और शिन्यू मैत्री किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और जापान, भारत और सिंगापुर, भारत और रूस या फिर भारत और अमेरिका? अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, मदन लाल ढींगरा या फिर लोकमान्य तिलक? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी गिनी कृमि रोग का कारण है? ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस, लसिका फाइलेरिया, स्ट्राइंगुलॉइड स्ट्रेसोरेलिस या फिर नथोस्टोमाइसिस? सही जवाब है ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में परुवेता वार्षिक महोत्सव चर्चा में है।
परुवेता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंध्र प्रदेश के अहोबिलम शहर में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। इसे मॉक हंटिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर कोई भी नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होनी है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जरूर लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।